स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है महेश का, जो अभी नए नए डॉक्टर बने थे। तो भाई काफी ज्यादा इनको जुनून था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा की जाए। अब ये वैसे इनकी सरकारी नौकरी लगी नहीं थी, ये प्रैक्टिस करना चाहते थे, प्राइवेट प्रैक्टिस करनी इन्होंने शुरू कर भी दी थी। अब इनके पिताजी के एक बड़े खास दोस्त थे, सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी जिस गांव में रहते थे उस गांव में इतनी ज्यादा सहायता नहीं थी, मतलब इतनी जो मेडिकल फैसिलिटीज उस गांव में, बेसिकली वो गांव बड़ा था, उस गांव में तो ठीक ठाक थी, लेकिन उस गांव के आसपास जो फैसिलिटीज इतनी थी नहीं। अब ऐसे ही विचार विमर्श चल रहा था तो एक दिन सत्येंद्र जी कहते हैं कि महेश एक काम करते हैं, क्यों ना तुम उस गांव के आसपास जाके, जैसे ये हमारा गांव है ना, उस गांव के, ये बेसिकली गुजरात की बात हो रही है, और गुजरात में वो जो गांव है बड़ा गांव है, और उस गांव के जो आसपास गांव है तकरीबन 15-20 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव हैं, क्यों ना तुम वहां पर तकरीबन एक हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, जितना तुमको सूटेबल हो, तुम वहां पर कैंप लगाओ, मेडिकल के कैंप लगाओ, और जिससे तुम्हारा जो भाई प्रैक्टिस भी चलेगी साथ के साथ ही, और तुम्हारी जो सेवा भावना है वो भी पूरी हो जाएगी। महेश को ये बात काफी अच्छी लगती है, उनके पिता को काफी अच्छी बात लगती है। अब तैयारी शुरू हो जाती है कि भाई अब ये उस गांव में जाएंगे, उस गांव में जाने के बाद फिर सारा जो आसपास के गांव है, इस चीज के लिए जो सत्येंद्र जी थे उनका उनका जो घर था वहां पर, अब वो शहर आ चुके थे तो उनके घर में बेसिकली कोई रहता नहीं था, लेकिन उस घर की साफ सफाई के लिए, देखभाल के लिए उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था। वो अपने परिवार के साथ उस घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर कह सकते हैं, कमरा था, वहां पर रहता था। और ड्राइवर जो था उसकी ड्यूटी साथ में उन्होंने लगा दी, जो वहां पर एक लोकल ड्राइवर था, तो उसका टैक्सी वगैरह का काम था। तो उन्होंने भाई इनके साथ बात कर ली कि भाई तू जितने दिन महेश जी यहाँ पर डॉक्टर साहब रहेंगे वहां तक तू इनकी जो आने जाने का सारा बंदोबस्त करेगा। अब इनका जो सफर था उस गांव तक वो था ट्रेन पे। अब ये ट्रेन पे जाते हैं, लेकिन ट्रेन एज यूजुअली लेट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो समय, यानी कि उस गांव में जिस समय इन्होंने तकरीबन 4 बजे के आसपास शाम के पहुंचना था, ये पहुंचते हैं तकरीबन 8:30 बजे। अब ये 8:30 बजे आ रहे हैं स्टेशन पर। जब उतरते हैं तो रास्ते में जो बारिश थी वो तो ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन अब जब ये स्टेशन पे पहुंचते उस गांव में, बारिश बहुत तेज हो रही थी, काफी तेज बारिश हो रही थी। एक तो ये लेट पहुंचे थे, ऊपर से बारिश तेज, तीसरा मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर के साथ तो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था। अब ड्राइवर को ये देख रहे हैं कि भाई कोई टैक्सी खड़ी हो, लेकिन गांव का स्टेशन होने की वजह से आसपास इनको ना ही वो ड्राइवर नजर आ रहा था और ना ही वो टैक्सी नजर आ रही थी। ड्राइवर, अब जैसा मैंने कहा कि नेटवर्क है नहीं, अब ये कुछ देर तक वेट करते हैं कि भाई बारिश धीमी हो और जो लोकेशन जिसके बारे में बताया है मैं उससे किसी ना किसी से पूछ कर जाऊं। अब इनके घर की जो लोकेशन थी ना, वो बेसिकली तो मैप से ये पता कर सकते थे, लेकिन अभी नेटवर्क था नहीं। कुछ देर बाद जो बारिश है वो धीमी होनी शुरू होती है, तो ये गांव जहाँ पर स्टेशन है वहां पर एक आदमी खड़ा होता है, उससे पूछते हैं कि भैया जो ये पुराना हॉस्पिटल है, सुना जो बंद हो चुका है, उसके पास मैंने जाना है, तो आप मुझे रास्ता बता देंगे। जब ये बात करते हैं ना महेश जी, तो जो हॉस्पिटल का नाम जब लेते हैं तो उसके जो आदमी है उसकी आंखों में खौफ साफ तौर पर देखते हैं कि जैसे किसी हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी शैतान के घर की बात करती हो। वो इनसे पूछता है कि भैया आपने क्यों जाना वहां पे। तो ये कहते हैं कि अंकल बस पास में ना एक घर है सत्येंद्र जी का, तो उनके घर मैंने जाना था। अब वो आदमी कहता है कि सत्येंद्र जी तो वहां पे रहते नहीं, वो तो काफी साल पहले छोड़ गए। फिर महेश जी कहते हैं कि नहीं, वो मुझे पता है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ, कुछ दिन के लिए यहाँ पर कैंप लगाना है, तो उसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर आया। अब इनके पास काफी भारी भरकम बैग था सैंपल से, मेडिसिन के। तो आदमी जो ये बात सुनता है तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि भाई उस हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो कहता अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि शायद आप उस हॉस्पिटल में जाने की बात कर रहे हैं, वो तो बंद पड़ा है। तो महेश जी कहते हैं हाँ वो मुझे पता है कि वो बंद है, अंकल ने बताया था मुझे। अब वो उनको रास्ता बताते हैं कि बड़ा सीधा सा रास्ता है, स्टेशन से आप बिल्कुल सीधे जाएंगे, उसके बाद चौराहा आएगा, चौराहे से आपने बाएं मुड़ जाना। अब उस बाएं जाते जाते सीधे जाते जाएंगे और सीधे आपको एक बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी, जो कि एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। उसके आगे ही कुछ ही दूरी पर एक गली छोड़कर
सत्येंद्र जी का घर है और काफ़ी बड़ा घर है और बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिनमें उनके पिताजी का नाम लिखा, पिताजी का नाम बताते हैं। काफ़ी सुनने में इजी लग रहा था। अब ये कहीं ना कहीं ड्राइवर को थोड़ा सा कोस भी रहे थे कि भाई बेगानी जगह है, रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, तो मैं अब यहाँ पर पैदल जाऊँगा, क्या पता रास्ते में पानी क्यों ना हो। अब ये चलना शुरू कर देते हैं उस रास्ते की ओर जैसा कि उस व्यक्ति ने इनको बताया था। ये चलते जा रहे हैं। बारिश जो है वो पहले धीमी हो चुकी थी, अब थोड़ी सी फिर तेज हो रही थी। हालांकि इन्होंने छतरी तो ली थी, लेकिन जो भारी भरकम बैग थे वो कहीं ना कहीं इनको डर था कि भी गीले हो गए तो दवाइयों को नुकसान पहुंचेगा। जब ये उस हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं, ये दो चीजें देखते हैं। पहली चीज होती है कि पानी में तैरते तैरते एक चीज इनकी टांगों को लगती है। जब ये देखते हैं तो कुछ तांबे जैसी बड़ी सी चीज होती है। इनको लगता है पता नहीं क्या चीज है, उसको ठोकर मारकर साइड में करते हैं। अब वो दूसरी चीज क्या थी? वो बेसिकली चीज नहीं, एक इंसान नुमा कुछ था जो ये कुछ ही दूरी पर देखते हैं। ये देखते हैं कि वहां पर एक लड़की खड़ी हुई है। रात के 10 बजे के आसपास का समय, और गांव में लड़की ऐसे खड़ी है, वो भी बारिश में। इनको काफी अटपटा लगता है। अब ये जैसे ही उसके पास जाते जा रहे थे, ये महसूस कर रहे थे कि वो कुछ चबा रही है और उसके चबाते चबाते कुछ नीचे गिर रहा है जैसे पंख हो। इनको कुछ शक हो रहा था, लेकिन फिर भी ये उसके पास जाते हैं। जैसे ही उसको बुलाते हैं कि मैडम आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, वो जब लेडी इनकी तरफ देखती है, वो जब औरत इनकी तरफ देखती है, तो उसका जो मुंह था सारा खून से लगा हुआ था, खून सारे उसके मुंह पर लगा हुआ था। और उसके हाथ में एक पक्षी था। क्या था, कौन सा पक्षी था ये तो पता नहीं, लेकिन पक्षी था जिसको ये देख पा रहे थे। एक बार ये तो देखकर सन के सन रह जाते हैं, और वो लड़की इनकी तरफ देखकर काफी ज्यादा अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। लेकिन एकाएक इनको आवाज आती है, सर। जब वो आवाज सुनते हैं तो अचानक इनका ध्यान जाता है उस तरफ से जहां से आवाज आ रही थी, जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट थी। अब ये बिल्कुल अपने ऑपोजिट देखते हैं, तो इनके ऑपोजिट था शिवा। वही शिवा जो इनके अंकल सत्येंद्र के घर का, सत्येंद्र जी के घर का केयर टेकर था। वो कहता था कि आप महेश जी है ना? तो ये कहते हैं हाँ हाँ महेश हूँ मैं। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा, आप आइए, आप बारिश में ज़्यादा भीग जाएंगे, बैग भी आपके पास, लो मैं बैग पकड़ देता हूँ। आप किसकी तरफ देख रहे थे? अब जब मुड़ के देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होती। हाँ, पक्षी वैसे ही पड़ा था, उसके पंख वैसे ही पड़े थे, और बारिश में, पानी में जहां पर वो खड़ी थी उसके आसपास का पानी लाल था। ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये चीज देख के कि ये लड़की थी कौन और इतनी जल्दी गायब कैसे होगी। ये उसको कहते हैं शिवा को, शिवा यार तू जब मेरे से बात कर रहा था तो तूने कुछ, मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, तूने देखी नहीं? अरे यार वो पक्षी खा रही थी। अब जब शिवा ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं देखा, आपके यहाँ पे सिर्फ आप ही खड़े थे। अब ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं सुन के। कभी आज तक इन्होंने भूत प्रेतों की बातें बहुत ज्यादा सुनी नहीं थी, कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया था, या यूं कहें कि कभी इनका इस चीज से पाला ना पड़ने के कारण, या फिर ऐसे किस्सों से पाला ना पड़ने के कारण इनका कभी उस चीज पर ध्यान ही नहीं गया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरे पास अभी खड़ी थी, जिसको मैं पूछ रहा था कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो सच में कोई इंसान भी है या नहीं। लेकिन अब शिवा जब ये सारा वार्तालाप होती है, शिवा कहता है पहले तो आप जल्दी से घर आइए, मैंने घर अच्छी तरीके से साफ कर दिया है, खाने वगैरह का बंदोबस्त किया, तो जल्दी से आप आइए। अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई यार एक ड्राइवर की बात हुई थी, वो नहीं आया, मैं यार उसका वेट करता रहा, देखो मेरा सामान भी भीगने लगा। तो वो कहता है कौन, अच्छा कल्लू की बात कर रहे हो आप? तो कहते हैं हाँ, मैं पता नहीं, मुझे नाम नहीं भाई पता, मेरा नंबर, बस मुझे नंबर था उसका पता, उसका नंबर में नहीं लग रहा। तो शिवा कहता है कि वैसे तो वो काफी जिम्मेदार इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, बड़ा सिंसियर पर्सन है, पता नहीं क्या बात है, मैं उससे फोन पर बात करता हूँ। अब महेश कहते हैं कि भाई मेरा नंबर नहीं लगा, तेरा कैसे लग जाएगा? बात ठीक लगती है शिवा को। कहता चलो पहले आप अंदर तो आओ। जब मैं अंदर जा रहा था, महेश कहते हैं, तो मेरा जो ध्यान है यकायक उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग की तरफ पड़ता है, क्योंकि एक बहुत तेज से प्रकाश उत्पन्न होता है बिजली की गड़गड़ाहट से। जब बिजली चमकती है तो वो हॉस्पिटल की भूतहा बिल्डिंग, बड़ी खतरनाक सी बिल्डिंग मेरे बिल्कुल आंखों के सामने आती है। शिवा कहता है कि महेश बाबू आप उस तरफ मत देखिए, मुझे
इस चीज़ का यकीन है कि सत्येंद्र जी ने आपको बता दिया होगा कि उस हॉस्पिटल की तरफ देखना नहीं है। महेश को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है कि भाई देखना नहीं है मतलब देखने से क्या हो जाएगा? लेकिन अभी ये थक चुके थे, एग्ज़ॉस्ट हो चुके थे बारिश की वज़ह से भी, सफ़र की वज़ह से भी क्योंकि सफ़र जो था वो तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र था। प्लस जब ड्राइवर नहीं लेने आया था, चलना भी पड़ा वो भी बारिश में और एक ऐसी शख्सियत को इन्होंने देखा, जो देखते ही देखते गायब हो गई और जो वो हरकत कर रही थी, वो इनको पच नहीं रही थी कि एक इंसान कच्चा मांस कैसे खा सकता है पक्षी का और वो भी लड़की। अब जब ये सारी बातें एक साथ हो रही थी, ये सोचते हैं कि फ़िलहाल के लिए कोई सवाल ना ही पूछा जाए कि क्यों इस हॉस्पिटल की तरफ नहीं देखना, कैसी क्या बात है, क्या कुछ चक्कर है, तो ये घर के अंदर जाते हैं। जब घर के अंदर आते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। अब वो तेज़ हवाएँ ठंडी इनको छू नहीं रही थी बारिश की। ये जल्दी से फ्रेश होकर आते हैं, खाना गरमा-गरम तैयार था इनके लिए, खाते हैं। अब जब ये खाना खाकर हटते हैं तो इनको फ़ोन आता है ड्राइवर का। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं लेकिन ड्राइवर कहता है कि सर मैं तो अभी स्टेशन पर खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी समय बाद जो गाड़ी ठीक हुई फिर मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मेरा नंबर भी नहीं लग रहा था, नेटवर्क डाउन था, तो अभी मैंने आपको कॉल किया। तो फिर ये थोड़ा-सा ठंडे होते हैं क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ड हो जाती है। शिवा बता चुका था कि वो है तो सिंसियर है, अगर वो बताता कि भई वो ऐसे ही करता है फिर नेचुरली बात है गुस्सा हो चढ़ता। ख़ैर वो कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप घर पे आ जाइए। अब ये घर पे आता है ड्राइवर, माफ़ी माँगता है और भई ये इनको भी खाना वगैरह खिलाते हैं कि भई चलो, अब आपकी गलती क्या है? अब ये सोने की तैयारी करते हैं और फिर से इनको वो दिखाई देती है, कहाँ पे? जब ये खिड़की का पर्दा पीछे करते हैं, उस पर्दे के बिल्कुल सामने वो हॉस्पिटल था। एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जो कभी जल रही थी, कभी बुझ रही थी। ये देखते हैं कि वो लड़की उस स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल नीचे खड़ी थी और इनको ठीक वैसे ही देखकर अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही थी। अब ये तो पहले हक्के-बक्के रह जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थकावट काफ़ी हुई थी, सोचा होगा कि शायद साइको है, पागल है। कई बार गाँव में कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो ऐसे ही बेचारे घूमते-फिरते रहते हैं, शायद ये उन्हीं में से एक हो। अब ये ज़्यादा इस चीज़ पर बर्डन देना नहीं चाहते थे और ये सो जाते हैं। थकावट की वजह से काफ़ी अच्छी नींद आती है। अब जब सुबह उठते हैं, बारिश तो वैसे ही पड़ रही थी, लेकिन इनको मौसम काफ़ी सुहावना लग रहा था। गाँव की वो वादियाँ, गाँव की वो हरियाली, अजीब-सी तरीके की जैसे इन्हें फ्रेशनेस दे रही थी। फिर ये प्लान बनाना शुरू करते हैं ड्राइवर के साथ कि भई हमने अगले कुछ दिनों में इस गाँव में जाना है, तो पहले कहाँ से शुरू करें? अब जब ये सारा तैयारी करते हैं और पहले दिन अपने गाँव में जाते हैं, वहाँ पर कैंप लगाते हैं, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस होता है। अब ये वापिस आते-आते एकाएक पूछते हैं कि भई मुझे सत्येंद्र अंकल ने वैसे कोई इतनी बात की नहीं, लेकिन जब मैं वापिस आ रहा था ना तो शिवा जो है वो मुझे कह रहा था कि आपने उस हॉस्पिटल की तरफ देखना नहीं। जो कुल्लू इनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल कर बातें कर रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा इनके साथ कंफर्टेबल हुआ था, वो एकाएक सन्न रह जाता है। जैसे वो इस बात का जवाब देना ना चाहता हो, लेकिन अब साहब पूछ रहे हैं तो शायद उसकी मजबूरी में जवाब देना ना पड़ जाए। वो चाहता नहीं था शायद, लेकिन साहब ने पूछा है तो बताना पड़ेगा। अब कल्लू जो इनको बताता है वो सच है, वो झूठ है इसका पता नहीं, लेकिन बस वो कहता है कि बस महेश बाबू कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल काफ़ी पहले हॉस्पिटल बंद हो चुका है, अब आपको पता है बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, फिर लोग अजीब-सी बातें करते हैं, अजीब-सी धारणाएँ पड़ जाती हैं। ये शिवा भी पागल है। भाई क्यों नहीं देखना अपने हॉस्पिटल को, जितना मर्ज़ी देखो पर इसके अंदर नहीं जाना। अब एक और नया सवाल कि भाई एक बंदा कह रहा है कि इसको देखना नहीं है, दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई देख जितना मर्जी लो, लेकिन इसके अंदर नहीं जाना। वैसे भी अब घर आ चुका था, ये घर आते हैं, शिवा आता है, शिवा कहता है कि मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपके घर चलता हूँ, आपके रूम में चलता हूँ। जब इनके रूम में जाते हैं, इनकी एक बेबी होती है शिवा की, एक बच्चा होता है बड़ा प्यारा सा, जिसको ये प्यार से भोलू भोलू कहते थे। तकरीबन 5 साल के आसपास का बच्चा था ये। काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, काफ़ी देर तक महेशन से खेलते हैं। लेकिन एक जो सवाल था, या सवाल से बढ़कर वो एक लड़की जो इनको
एक ही रात में 2 बार दिख चुकी थी। काफ़ी अजीब से तरीके से मुस्कुराना उसका और वो जो हरकत, वो इनको पच नहीं रही थी। अगर कोई ऐसी बात होती, अगर कोई पागल लड़की होती जो वैसे ही गलियों में घूमती फिरती है, तो जब मैंने शिवा से पूछा था तो शिवा उस चीज़ का जवाब देता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवा ने ये कह दिया हो कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन है। खैर, अब ये फिर से अपने रूम में जाते हैं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आज ये फिर से उस खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन इनको कोई लड़की वहां पर दिखाई देती नहीं। फिर भी ये सोचते हैं कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही लड़की 2 बार दिखी हो। कुछ देर तक ये अपना काम करते हैं, कुछ बुक्स रीड करते हैं, मोबाइल पे सर्फिंग करते हैं। सोने से पहले अब ये फिर उस तरफ देखते हैं और उनको फिर से वो लड़की दिखाई देती है। वो फिर से कुछ चुपाए जा रही थी। वो इनको देखकर अब कुछ चुपाए जा रही थी। आज इनको कुछ डर लग रहा था उस लड़की की तरफ देखकर। एक तो ये घर में अकेले थे, कल तो इनको थकावट थी, लेकिन आज इनको थकावट भी नहीं थी कि जल्दी से नींद आ जाए। खैर, ये खिड़की को बंद करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज इनकी रात इतनी आसान होने नहीं वाली थी। कुछ समय बाद इनको चीखों की आवाज आती, किसी की रोने की आवाज आती। ऐसे कह रहा था कि मैं जल रही हूं, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो कौन थी? क्या वो वही लड़की थी, वही औरत थी? ये तो इनको पता नहीं था। लेकिन अगले दिन ये शिवा से बात करते हैं कि मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है जब से मैं आया हूं। आज 2 दिन हो चुके हैं इस बात को। हो सकता था कि ये वहम होता, लेकिन ये वहम नहीं था। मुझे बताओ कि वो लड़की है कौन। शिवा, ड्राइवर उसका, महेश जी का, दोनों खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे कि शायद महेश जी को किसी और बात में लगाकर इस बात से दूर रखा जाए, कि क्या वो बात करने जो जा रहे हैं वो बात को महेश जी मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन अब जब मैं बहुत ज्यादा उनसे पूछ रहा था तो उनको तो बताना ही पड़ना था। फिर भी वो बात को इतना लाइटली करना चाहते हैं कि शायद मैं महसूस करूं कि ये तो कोई एक हादसा हुआ होगा। फिर भी वो कहते हैं कि बात ऐसी है कि आप शायद इन चीज़ों पर विश्वास न करें। अब सत्येंद्र जी ने शायद आपको कहा भी होगा, वो कहना भूल गए होंगे, लेकिन मैंने भी आपको इस चीज़ के लिए मना किया था कि उस हॉस्पिटल की तरफ देखना नहीं। अब ड्राइवर इनका बोलता है कि मैंने भी कहा तो था कि देख सकते हैं, देखने में क्या है, लेकिन आप उस तरफ जाना मत। महेश कहते हैं, भाई देखो, बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा घुमाओ मत दो बातों को, मुझे बताओ कि बात है क्या। फिर शिवा बताना शुरू करता है कि जो ये हॉस्पिटल है आज से काफ़ी पुराना है। आप तो उसकी बिल्डिंग को देख रहे होंगे, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था जो किसी दूसरी जगह से आता था, किसी शहर से आता था, और साथ में एक नर्स थी। बाकी जो स्टाफ था वो लोकल ही था, नर्स भी वैसे लोकल ही थी। जो डॉक्टर था वो आमतौर पर अपना जो दिन में काम करता, उसके बाद फिर वो वापस चला जाता। अब क्या होता है कि एक बार वहाँ पर एक पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे को लेकर आते हैं। बच्चे की उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब जब डॉक्टर सारा देखता है तो शाम के समय में, हालांकि उस डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर को शायद अपने परिवार से ज़्यादा प्यार था पेशेंट से। वो इस बात की परवाह किए बिना कि मेरी ज़रूरत है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता तो इमरजेंसी में मैं क्या करूँगा। और ये बात तब की है जब कोई मोबाइल, यहाँ तक कि फ़ोन तक भी इक्का दुक्का होते थे कि अचानक से फ़ोन पर बात कर कर कुछ सहायता मांगी जा सके। डॉक्टर वो चले जाता है अपने शहर की तरफ, और पीछे रह जाते हैं नर्स और एक आधा और स्टाफ। शाम के समय में, रात के समय में जो बच्चा था उसकी जो तबीयत है वो अचानक से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अब नर्स और जो बाकी स्टाफ था उसकी स्थिति को संभाल नहीं पाते और वो बच्चा मर जाता है। जब वो बच्चा मर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होता है। डॉक्टर को शायद पता लग चुका था और वो आता ही नहीं है। अब गांव के लोग उस हॉस्पिटल में जाकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। जो ये नर्स थी ये कहीं पर छुप जाती है, ना जाने कैसे किसी की शरारत से यहाँ पर आग लग जाती है। और जब आग लग जाती है हॉस्पिटल सारा जलकर खाक हो जाता है। उस समय हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट नहीं था, जो बाकी स्टाफ था वो बाहर आ चुका था, सिर्फ नर्स नहीं थी।
सबको लगता है कि शायद वो कहीं पर भाग गई होगी दूर दूर से। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो गांव की नर्स तो थी, किसी को नर्स मिलती नहीं। तो फिर देखा जाता है कि हॉस्पिटल में कहीं तो नहीं रहेगी, लेकिन हॉस्पिटल तो जलकर खाक हो चुका था। अब हॉस्पिटल में जब पुलिस उसको ढूंढती है तो हॉस्पिटल की एक जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कुछ बेसमेंट टाइप की जगह बन रही थी, खड्डा अभी खुदा हुआ था। उसकी अधजली लाश वहां पर मिलती है। शायद वो धुएं से मरी हो, जलकर मरी हो, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पाई। शायद वो पहले मर चुकी हो और बाद में उसकी लाश थोड़ी बहुत जली हो। ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन उसके बाद से उसका कहर शुरू हुआ। वो सबको दिखाई देती थी, खास तौर पर वो बच्चों का शिकार करती थी। हॉस्पिटल के आसपास बच्चों की लाशें मिलनी शुरू हो गई। फिर जो ये सतेंद्र जी है ना, इनके पिताजी ने किसी बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया और उसके बाद फिर यहाँ पर इन्होंने एक हॉस्पिटल का जो मेन दरवाजा है उसको बंद करके एक तंत्र लगाया जो तांबे का था, और उसको खास तौर पर कहा गया कि ये खुलना नहीं चाहिए, अगर खुलेगा तो वो फिर से उसकी आत्मा बाहर दिखाई देगी। ये कहानी है। अब ये जब बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ शिवा, डॉक्टर साहब को कुछ याद आता है लेकिन फिर उसको दरकिनार कर देते हैं। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं कि जो औरत मुझे नजर आ रही है कहीं वो ही है? शिवा उसके कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो कैसे होगी? हॉस्पिटल को तो एक तरह से तंत्र से जकड़ कर रखा हुआ, बंद किया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। महेश जी को ये बात दकियानुसी लगती है। उनको लगता है कि लोगों का वहम है, हॉस्पिटल में आग लगी, उसकी लाश मिली, यहाँ तक तो सब समझ आता है, लेकिन उसकी आत्मा घूमती है, ये सब बकवास है। हालांकि जो ये लड़की उनको नजर आती थी उसका इनके पास कोई जवाब था नहीं, मिलने वाला था आज। ये कुछ जल्दी आ जाते हैं अपने काम से वापस कैंप लगा के। मौसम काफी सुहावना हुआ था, इनको नींद आ जाती है और ये शाम के, या यूं कहें कि जब अंधेरा पड़ चुका था तब इनकी जाग खुलती है। अच्छी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। ये क्या करते हैं कि ये बाहर निकलते हैं अपने घर के, और गलियारे, जो गली बड़ी सी गली है जो हॉस्पिटल को क्रॉस होकर जाती है, उसकी तरफ ये चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक ये टहलते हैं और जब वापस आते हैं तो अंधेरे में हॉस्पिटल के पास देखते हैं कि भोलू वहां पर खड़ा हुआ। भोलू, शिवा का बेटा। ये कहते हैं कि भोलू तू क्या कर रहा है यहाँ पे? इतनी रात को तू अकेला कैसे आ गया यहाँ पे? अब ये उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं और वो अंधेरे में जाता जा रहा था। अचानक से वो गायब हो जाता है। ये देख के तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर भी ये अपनी आंखें मलते हुए कहते हैं कि भी अंधेरे में कहीं इधर उधर खो गया होगा। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो इनको किसी के हंसने की आवाज आती है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं, ये वही लड़की थी जो इनको काफी बार दिख चुकी थी। आज ये काफी हद तक डर रहे थे क्योंकि इन्होंने किस्सा सुन लिया था उसी चुड़ैल नर्स का। क्या कहीं ये वो तो नहीं, कहीं उसकी आत्मा तो नहीं? काफी सवाल इनके मन में घूम रहे थे। अब ये घूम के दूसरी तरफ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। भोलू का तो इनको भूल ही चुका था। सुबह सुबह जब ये उठते हैं तो काफी ज्यादा हाय हल्ला मचा हुआ था। शिवा की पत्नी रोई जा रही थी। जब ये पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा भोलू नजर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे गया। अब ये हैरान रह जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मैंने कल रात को भोलू को देखा था हॉस्पिटल के पास और मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। जब ये शिवा बात सुनता है तो ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? भोलू कहाँ रात को आपको नजर आ गया? वो तो हमारे साथ सो रहा था। अब जब ये बात पता लगती है तो शिवा, उसके साथी महेश भी जाते हैं हॉस्पिटल की तरफ और देखकर सब दंग रह जाते हैं कि जो हॉस्पिटल है उसका दरवाजा खुला हुआ था, यानी कि वो कवच टूट चुका था। आज जिस बात को दरकिनार कर चुके थे महेश जी, फिर ये बताते हैं कि भाई उस दिन मैं जब रात को आ रहा था तो मुझे एक तांबे जैसी चीज नजर आई थी। मैंने उसको ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। मुझे तो पता नहीं था क्या ये वही कवच तो नहीं था। ये वही कवच था। तो मतलब वो जो चुड़ैल नर्स थी, क्या वो उनके बच्चे को लेकर जा चुकी थी? अब ये हॉस्पिटल में जाना शुरू करते हैं। सारा हॉस्पिटल छान मारते हैं लेकिन कहीं पर भी उनको भोलू नजर नहीं आता। महेश अब जाते हैं हॉस्पिटल के उस हिस्से की तरफ जहां पर कहा जाता था कि उसकी लाश मिली थी।
ऐसा नहीं था कि उनको पता था, क्योंकि बात हुई थी बेसमेंट की। तो बेसमेंट कहाँ होगा? ग्राउंड फ्लोर के सबसे पास। कोई उसको ऊपरले फ्लोर पर देख रहा था, कोई छत पर देख रहा था, कोई जो उजड़ा हुआ बाग था हॉस्पिटल का वहां देख रहा था, लेकिन बेसमेंट की तरफ शायद डरते हुए कोई जा नहीं रहा था। लेकिन जब महेश जाते हैं तो एक खड्डे में भोलू पड़ा हुआ था बेहोश। उनको तसल्ली होती है कि शुक्र है ये बचा हुआ। वो भोलू को उठाते हैं और भोलू उठता है। जब वो उठता है तो उसकी आंखों में डर था। वो पूछते हैं कि भोलू हुआ क्या? तो भोलू कहता है कि एक आंटी थी, मुझे लेकर यहाँ पर आई। बस वो इतना ही कहता है और वो चीख मारने लग पड़ता है, क्योंकि शायद महेश के पीछे कोई था। वो चीख मार कर महेश के हाथों से निकलकर बाहर भागता है। महेश जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे वही चुड़ैल नर्स, उसके मुंह से खून निकल रहा था। महेश तो एक बार तिलमिला जाते हैं और वो भी बाहर भागने को करते हैं, लेकिन कोई शक्ति थी जो उनको रोक रही थी। वो भाग जाना चाहते थे जैसे भोलू भागा था, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे। ना ही उनकी आवाज निकल रही थी ताकि वो चीख मारें और लोग उनकी आवाज सुनकर वापस आ जाएं। इतना बेबस उन्होंने कभी भी अपने आप को महसूस नहीं किया था। कुछ देर तक वो उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं। भोलू कैसे निकला उस गड्ढे से कह नहीं सकते, उनकी आंखों के सामने निकला था। इतनी तेजी से एक बच्चा गड्ढे से निकल सकता है, लेकिन ये उस गड्ढे से निकल नहीं रहे थे। कुछ समय बाद इनकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, लेकिन जब ये उठते हैं तो ये सत्येंद्र जी के घर ही होते हैं। फिर जब ये होश में आते हैं तो उनको बताया जाता है कि जैसे ही भोलू बाहर आया उसने सब कुछ बताया। तब तक तांत्रिक जी जो एक थे, जिनके पिताजी ने ये सारी सिद्धि करके इसको बांधा था, वो भी आ चुके थे, क्योंकि हमें जो ये मामला है काफी गड़बड़ लग रहा था। और जब हम आए तो आप गड्ढे में बेहोश होकर गिरे हुए थे। आप पर कुछ खून के छींटे थे, लेकिन आसपास कोई था नहीं। फिर हमने आपको उठाया और आज आपको पूरे 2 दिन बाद होश आई है। 2 दिन तक आप ऐसे बेहोश पड़े रहे। उस हॉस्पिटल को फिर से बांध दिया गया। गनीमत रही कि इस बार किसी बच्चे की, या यूं कहें कि महेश जी की भी जान नहीं गई। अब वो चुड़ैल का राज था क्या वो चुड़ैल डॉक्टर साहब, जो वो डॉक्टर कभी भागा था, उसी का प्रारूप समझ रही थी? वो चाहती थी कि डॉक्टर किसी ना किसी बहाने से इस हॉस्पिटल में आए और मैं उसको मारूं। क्या महेश जी का उस डॉक्टर के साथ कोई रिश्ता था? नहीं, कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन पेशा तो था। कहा जाता है कि आज भी वो नर्स वहां पे भटकती है, लेकिन बाहर नहीं आ सकती। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। और जो ये किस्सा है ये गोवा के एक होटल का किस्सा है, जहां पर कुछ ऐसी हरकतें हुई या फिर कुछ ऐसे दृश्य थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। महिमा जी जो दिल्ली की रहने वाली हैं, वो जाती हैं अपने बेटे के साथ गोवा। अब पति देव का शायद अभी जो काम है उनको छुट्टी ना मिली हो, तो जैसे कि आपको पता है कि भाई अभी गोवा में ऑफ सीजन चल रहा होगा, जिसकी वजह से बहुत भीड़ भी नहीं होगी और आसानी होगी अच्छी अच्छी जगहों को कम भीड़ में घूमने की। शायद यही मंशा लेकर महिमा जी गई गोवा। लेकिन आमतौर पर भाई हम ऑनलाइन होटल बुक करा लेते हैं, पहले से ही हम बुकिंग करा लेते हैं, जहाँ पर जितने भी दिन हमने रुकना हो हमने सारा देखना होता है कि भाई हमें जाकर कंफर्ट हो। हमारी जो कैब है, गाड़ी है, वहाँ पर जाकर रुके, हम होटल में चेक इन करें और अपना घूमे फिरें और वहीं से चेकआउट कर लें। हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े कि भाई ये होटल है ये होटल है। यही सोच महिमा जी की भी थी। इन्होंने एक होटल की बुकिंग कराई जिसका नाम तो भाई नेचुरली बातें नहीं लेंगे, लेकिन अब जब ये होटल में एंटर करती है ना तो बस इनको वाइब वैसे ही आने लग पड़ती है, नेगेटिव वाइब। ये कहती हैं कि मैंने एक इनसे सवाल पूछा जो जिसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, और मुझे काफी आंसर उनका काफी अच्छा लगा। शायद फायदा होता है, किस बात का ये भी बताएंगे। जब ये रिसेप्शन में गई ना तो इनको काफी ज्यादा अजीब लगा। पहली बात तो ये है कि होटल तो बड़ा था,
स्विमिंग पूल भी था और बेसिकली रूम्स वगैरह भी काफ़ी थे। लेकिन जैसे ही पहले गाड़ी होटल के बाहर रुकी तो इनको होटल का जो शक्ल थी ना वो बड़ी अजीब लगी कि उसके जो फ्रंट की जो खिड़कियाँ हैं खुली हुई हैं, शाम का समय हो गया था। कायदे मुताबिक वहाँ पर लाइट्स वगैरह चलनी चाहिए थी लेकिन अंधेरा था। एक आधे रूम में लाइट जली थी। यानी कि ये इस बात का इशारा था कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गेस्ट ठहरे नहीं हुए। अब ये अपने बेटे के साथ वहाँ पर जाती हैं रिसेप्शन में बुकिंग वगैरह का जो भी प्रोसीजर होता है वो सारा करती हैं। और जो रिसेप्शनिस्ट था वो तो भाई इनको इनके नाम से बुला रहा था, मतलब कि इतने भी रेयर गेस्ट हैं कि पता लग गया कि कौन आया। अब लेट्स से कि एक दिन में 20-25 बुकिंग हो तो नाम तो कैसे याद होगा, लेकिन अगर एक ही बुकिंग हो फिर तो नाम याद होगा। अब जब ये होटल के रिसेप्शन में जाती हैं तो वहां पर ये महसूस करती हैं कि होटल के रिसेप्शन के पास दो कमरे थे। काफी ज्यादा धूल लगी हुई थी उन कमरों पर। जो कुंडियां थी उन पर रस्ट लगी हुई थी, तालों पर रस्ट लगी हुई थी, ताले जड़े हुए थे और साथ के साथ ही वहां पर क्रॉस लगा था। अब ये देखती हैं इस तरफ, इनको काफ़ी अजीब लगता है कि भाई रिसेप्शन में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले जो फ्रंट के जो रूम होते हैं उनको देखकर ही तो कोई गेस्ट होगा जिनको होटल अच्छा लगेगा, लगने की वाइब आएगी, बुरा लगने की वाइब आएगी। लेकिन यहाँ तो देखकर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब ये इनको जो रूम है वो बताया जाता है और जब ये रूम की तरफ जाती हैं तो ये जो बॉय होता है जो सामान वगैरह पिक करता है उनसे ये पूछती हैं कि जो ये रूम्स हैं ये इतने मतलब बंद, इतने समय से मतलब बंद क्यों लग रहे हैं। तो जो बॉय है वो बड़ा इनको अटपटा सा जवाब देता है। वो कहता है कि ये किसी और के हैं, मतलब हमारे होटल के नहीं है। ये काफी सरप्राइज होती हैं कि आपके होटल, आपका होटल है और आपके होटल के अंदर का रूम आपके होटल का नहीं है। अब वो लड़का था जिसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था तो ये ज़्यादा बहसबाजी करती नहीं कि भाई अब इसको बेचारे को क्या पता होगा। लेकिन जैसे ही ये अपने बेटे के साथ रूम में एंटर करती हैं, इनको जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आती है, अजीब सी तरीके की मनहूसियत। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि एक दो जगह पर मैं जब गया हूँ मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ। लेकिन ये इनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती रूम में, काफ़ी अजीब सी तरीके की इनको वाइब आती है। और ना इंटरकॉम लगा था, जो रिसेप्शनिस्ट होता है कहता है आपको फ़ोन करना पड़ेगा हमें। अब फ़ोन करके मैनेजर को बुलाया जाता है और मैनेजर को कंप्लेंट की जाती है कि हम इस रूम में अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, तो हमें आप रूम चेंज करके दीजिए। अब जो वो मैनेजर था वो आनाकानी करने लगता है। पहले तो इनकी ये ख्वाहिश होती है कि जो रिसेप्शन के साथ वाले दो रूम तो बंद है, लेकिन उसके साथ के जो रूम है उनको आप हमें उनको कर दीजिए, हम फ्लोर पर नहीं रहना चाहते, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर समथिंग। तो वो कहता है कि नहीं, उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और अगर आप रूम भी चेंज करते हैं तो उसके भी चार्जेस पे करेंगे। इनको ये काफ़ी बात अटपटी लगती है, लेकिन ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैनेजर मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, आपका रूम चेंज कर दिया जाएगा। अब जब रूम इनका चेंज किया जाता है तो वहाँ पर ये देखते हैं कि पंखा भी नहीं चल रहा, एसी जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम कूलिंग कर रहा है। अब गोवा में नेचुरली बात है कि ठंड तो होगी नहीं इतनी। तो ये कंप्लेन करती हैं दोबारा से मैनेजर को। तो मैनेजर कहता है कि अभी तो ये नहीं चलेंगे पंखे, हो सकता है कि कल, क्योंकि इनका जो टूर था इन्होंने 3-4 दिन रुकना था वहाँ पे, तो कल हो सकता है इलेक्ट्रिशियन आ जाए। यानी कि हो सकता है, ये नहीं कि आएगा। इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि भाई इतनी बेकार सर्विस। लेकिन अगर बात सर्विस तक होती तो फिर भी कहीं ना कहीं ये एडजस्ट कर लेती, इनका कहना है। अब बात सर्विस, बैड सर्विस से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। कुछ समय बाद इनको ये महसूस होता है, इनका बेटा महसूस करता है कि मुझे दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ कदमों की आवाज़ आ रही है। तो ये कहती हैं कि बेटा तेरा वहम होगा, अभी हम थके आए हैं, सफ़र किया है तो उसकी वजह से हो सकता है। क्या ये अपने बेटे को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी या फिर अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। इनका बेटा बाहर दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है जो कॉरिडोर काफ़ी लंबा कॉरिडोर था। अगर 1 सेकंड पहले आपको किसी के चलने फिरने की आवाज़ आ रही हो और दरवाज़ा खोलने और आपको कोई नज़र ना आए, वो भी रात के समय, फिर आप सोच सकते हैं कि वो चलने फिरने वाला आदमी कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी ये खुद शायद डरी हों, लेकिन ये तसल्ली देने की कोशिश करती हैं अपने बेटे को और कहती हैं कि बेटा ये तेरा वहम होगा। लेकिन अचानक से वॉशरूम से आवाज़ आती है नॉकिंग की, जैसे वॉशरूम के अंदर से कोई डोर को नॉक कर रहा था। अब एक रूम मिला है जहाँ पर ये अपने बेटे के साथ है।
तो फिर वॉशरूम के अंदर कौन होगा? और नॉकिंग की आवाज़ ऐसी नहीं कि एक बार खटखटाने के बाद फिर रुक जाए, लगातार 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 कोई आ रही थी। अब बस इनकी हिम्मत वहां से ही जवाब दे चुकी थी। ये जल्दी से अपना सामान उठाती हैं और चेकआउट करती हैं। पैसा गया भाड़ में, जान है तो जहान है। और इतनी बेशर्मी की बात कि मैनेजर ने, रिसेप्शनिस्ट ने रोकने तक की कोशिश नहीं की इनको। क्या वो जानता था? एक चीज ये और नोट करके बताती है कि उस होटल के रिसेप्शन के पास मदर मेरी की एक मूर्ति बनी हुई थी। जब वो लड़का आ रहा था, कुछ समय ये होटल में रुकी, तो इन्होंने ये चीज को महसूस किया कि सभी का सभी स्टाफ मदर मेरी की मूर्ति के आसपास ही है। सर्विस काफी स्लो थी, यानी कि कोई भी रूम्स की तरफ आना गवारा नहीं कर रहा था। यानी यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी मदर मैरी की मूर्ति के पास ही खड़ा था। क्या कुछ ऐसा था उस होटल में कि वहां का स्टाफ तक इधर उधर जाना पसंद नहीं करता? वो भी दुबक के बैठा रहता है रिसेप्शन के पास जो मदर मैरी की मूर्ति लगी है। और दरवाजों पर क्रॉस के निशान का होना, ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहा था? अभी ये हड़बड़ाहट में बाहर निकलती हैं होटल के, गाड़ी टैक्सी बुलाती हैं और इनको अपने पति के साथ बात करती हैं। अब जब ये पति के साथ अपने बात करती हैं, ये कहती हैं कि ये एक काफ़ी अवेयर लेडी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे औरतें अपने पति को खामोखा परेशान करती हैं कई। तो ये एक बात और बताती हैं कि जब पैरों के कदमों की आवाज़ आई, तो ये जब अपने पति को फ़ोन कर रही थी, तो आज तक इन्होंने कभी, इनके पति ऑफिस में होंगे, आज तक कभी इन्होंने अपने पति को वीडियो कॉल नहीं की, क्योंकि एक ऑफिस का डेकोरम होता है। लेकिन ये हड़बड़ाहट में जल्दी से अपने पति को वीडियो कॉल करती हैं और इनके पति भी इनको डांटते हैं कि भाई तुझे पता है मैं ऑफिस में हूँ, कैसे वीडियो कॉल कर सकती हो आप? ये अपने पति को खैर बताती हैं कि ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, और इनके पति कहते हैं कि वहम होगा। लेकिन जो इनके साथ हुआ था उसके बाद तो ये किसी भी हालत में वहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं थी। अब ये जैसे तैसे करके वहां से बाहर आती हैं और दूसरे होटल में जाते हैं। वहां पर इनको किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई नहीं। मैंने खास तौर पर इनसे पूछा कि जो होटल आपने दोबारा लिया था उससे वो कितनी दूर था, पास ही था, एडजॉइनिंग में था या नहीं? वो कहते हैं कि काफी दूर था, 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर दूर था। अब बिल्ली के रोने की आवाज तो काफी यूजुअल होगी, लेकिन ये कह रहे थे कि पहले भी बिल्ली आसपास कभी घर में रोती हैं और इनको वो आवाज भली भांति होती है, लेकिन वो अजीब से तरीके की आवाज थी, जैसे कोई बिल्ली को काफी ज्यादा मार रहा है। अब ये अगले दिन अपने बेटे से पूछती हैं, तो बेटा कहता है कि मैंने किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं सुनी। क्या वो प्रेत जो था वो इनके साथ ही चला आया था? क्योंकि जब ये अपने दूसरे होटल में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, बाद में जब इनके हस्बैंड घर आ जाते हैं, वो इस पर बात होती है, तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि जब इनसे बात इस बारे में हो रही थी तो घर की लाइट सी वो फ्लिकर कर रही थी। आज तक कभी इनके घर में ऐसी कोई समस्या आई नहीं। और तो और जितना भी समय ये अपने उस होटल में रुकी पहले वाले में, वहां ना कोई चिड़ियों की आवाज, इतने ज्यादा वृक्ष थे, ना कोई इनको जानवर आसपास दिखा। या कहा जाता है ना कि जहां पर कुछ ऐसी चीजें हो तो वहां पर जानवर तो बिल्कुल जाने से सकुचाते हैं। जो ये दूसरे जगह पर आई वहां पर भी पेड़ थे, वहां पर तो चिड़ियों की आवाज आ रही थी। अब जो इन्होंने होटल के बारे में मुझे बताया, मैंने उस होटल का जो मैप में उसके रिव्यूज वगैरह देखे, मुझे लग रहा है कि कोई समस्या है, क्योंकि जो ज़्यादातर रिव्यूज़ हैं वो उस होटल के कोई 4 साल पुराना है, कोई 5 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है। अब रिसेंटली फिर से 3 महीने पुराने, 2 महीने पुराने, मैक्सिमम यानी कि 6 महीने के बाद जो गैप है वो 5 साल का है। क्या वो होटल काफ़ी समय तक बंद रहा था? क्या उस होटल में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो 1 या 2 कमरा नहीं, सारा होटल ही हॉन्टेड हो गया? और जो होटल था देखने में काफ़ी अजीब लगा था मुझे। हाँ, बड़ा होटल था, उस हिसाब से होटल के रिव्यूज इतने कम थे, और जितने भी थे वो इतने अच्छे थे नहीं। तो महिमा जी, आप अच्छे समय पे बच गई, पैसा तो वापस आ ही जाएगा। मैंने वैसे पूछा था कि भाई आपको पैसे का नुकसान हो गया, लेकिन ये बात उन्होंने कही थी कि पैसा तो वापस आ जाएगा सुनील जी, लेकिन अगर कुछ हो जाता फिर। अब उस हम क्वेश्चन की बात करें जो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरी जो चैनल को देखती हैं, तो वो कहती हैं कि हाँ, मैं रेगुलर व्यूअर हूँ। मैंने उनसे सवाल पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी किस्से कहानियाँ सुनने के बाद आपके दिमाग में ये डाउट आ गया हो, ऐसा कुछ हो ना? लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया
मुझे उससे मुझे काफ़ी सैटिस्फैक्शन मिली। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं आपकी कहानियाँ या दूसरे चैनल्स की हॉरर कहानियाँ ना सुनती तो हम ये महसूस ना करते। हम इस चीज़ को आइडिया कर देते और कुछ नुकसान हो जाता। वो जो चीज़ थी उस होटल में हमें परेशान करती। वैलिड पॉइंट है। आई होप आपका ट्रिप जो बाकी बाद में अच्छा गया होगा। हालाँकि अगर कुछ ऐसी हरकतें हो जाएँ तो फिर दिक्कत तो देती हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमने वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर जाकर मौली मंदाई। उन्होंने फ़ोटो भेजी थी मौली की, लेकिन आई डज़ नॉट वांट टू शेयर। मतलब वो अपनी तरफ से बताना चाहती थी कि जो भी वो बता रही हैं बिल्कुल सच है। मैं आपकी बात पर बिल्कुल विश्वास करता हूँ महिमा जी। तो प्रूफ़ वग़ैरह कई बार होता है ना, कोई वीडियो प्रूफ़ बिल्कुल साफ़ नज़र आए फिर होता है, तो इसलिए प्रूफ़ वग़ैरह करता हूँ। तो ज़्यादातर लोग तो सुनते ही हैं, तो एज़ सच मौलिक की फ़ोटो क्या लगानी। लेकिन थैंक यू सो मच जो आपने कहानी शेयर की। और अब हम चलते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। कमेंट सेक्शन वैसे कहानी लंबी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा था कि कमेंट सेक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कमेंट जो है मैं आज डिस्कस करूँगा। उसका कारण क्या है कि ये थोड़ा-सा अर्जेंट था, तो उसकी वजह से फिर अर्जेंट है तो थोड़ा-सा डिस्कस करना ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है कि विनोद जी कहते हैं कि सुनील भाई कल मेरी बेटी का बर्थडे है। हाय प्लीज़ विश कर देना। तेजवीर कौर फ्रॉम पंजाब लुधियाना पब्लिक। सुनील भाई की मेहनत को फुल सपोर्ट करो भाइयों, चैनल को ग्रो करो। विनोद जी बहुत-बहुत धन्यवाद। और बेटी को जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकें। आई थिंक ये बिलेटेड हो जाएगा क्योंकि परसों आपने मैसेज किया था, कल पॉडकास्ट हुआ था अपलोड, और आज जो है मैंने जो वीडियो में वैसे तो लंबा होने की वजह से नहीं करना था डिस्कस कमेंट सेक्शन, लेकिन सिर्फ इसलिए किया है कि बेटी को जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकें दी जाए। तेजवीर कौर, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकें। आप अपने माँ-बाप का नाम रोशन करो, खूब तरक्कियाँ करो और देश का नाम भी साथ के साथ रोशन करो। और साथ के साथ ही भई आपने मेरे जो मेहनत की है उसको आपने एप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। और आई होप आप शेयर करते होंगे वीडियो को, और कमेंट तो आपने कर ही दिया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पर हम विराम देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, अपना ख्याल रखिएगा।